हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। दोस्तों, हम लोग ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेजर पार्ट हम लोग ने बैंक ऑडिट का फिनिश किया था, जो अलग अलग आइटम्स को हम लोग को वेरीफाई करना था। जो हम लोग ने बात करी अबाउट एसेट्स लाइबिलिटीज़, उसमें अलग अलग एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में हम लोग ने चर्चा करी एंड हाउ इट इज़ टू बी वेरीफाइड, राइट। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अबाउट कॉन्करेंट ऑडिट के बारे में। सो दोस्तों, ये होता क्या है? व्हाट इज दिस कॉन्करेंट ऑडिट? क्या है ये? सो कॉन्करेंट ऑडिट मतलब आप समझिए बात को। कॉन्करेंट की अगर बात करें तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। एक जो बात करता है अबाउट कंटिन्यूअस एंड दूसरा वो बात करता है अबाउट करंट। सो ये दो शब्दों से आप समझिए बात को। कॉन्करेंट ऑडिट ये बना है, वो कहता है कंटिन्यूअस बेसिस पे करंट पीरियड के ट्रांजैक्शंस जब हम लोग चेक करेंगे तो उसे बच्चों हम लोग कहेंगे एज व्हाट कॉन्करेंट ऑडिट। मतलब आप समझिए, इट इज व्हाट वी से इज सिमिलर टू द इंटरनल ऑडिट जो हम लोग करते हैं। ये किससे तालमेल रखता है? ये इट इज सिमिलर टू द इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट ये इंटरनल ऑडिट जैसा ही है, ठीक है। सो ये कंटिन्यूअस बेसिस पे करंट पीरियड के ट्रांजैक्शंस को चेक करता है। अब आप ये पूछेंगे, सर ये बैंक में फिर कंटिन्यूअस बेसिस पे करंट पीरियड के ट्रांजैक्शंस ये क्यों चेक होते हैं? भाई, इसका जो मैग्नीट्यूड, जो सेंसिटिविटी, जो ऑपरेशंस की जो अपन बात कर रहे हैं ना बैंक के ऑपरेशंस को लेके, वो बहुत ज़्यादा है। तो समझ रहा है बात को? तो वहाँ पे क्या हो सकता है? रिस्क है कि वहाँ पे रेवेन्यू लीकेज हो जाए, कोई चोरी कर ले। तो ऐसे केस में अगर वो मिस्टेक हम लोग बहुत टाइम बाद अगर ढूंढ के निकाले तो इसमें कोई मतलब नहीं बनेगा ना। इसीलिए कहा जाता है कि उसको उसी समय पे अगर ढूंढ के निकाले तो क्या हो जाएगा? बैंक की रिस्क जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। क्लियर है? सो दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज द कॉन्करेंट ऑडिट। सो कॉन्करेंट ऑडिट, एज द नेम सजेस्ट, it is verification of the transactions of an organization concurrently as the transaction or activity takes place. Verification of an activity as it takes place. जैसे होता है वैसे हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको वेरीफाई कर रहे हैं। इट इज नॉट अ प्री ऑडिट। ये आपको एमसीक्यूज के लिए ये पूछा जाएगा, ये ट्रू एंड फॉल्स के लिए। वो क्या बोल रहा है? दिस इज नॉट अ प्री ऑडिट। ये एक अलग तरीके का ऑडिट है। The concept is to verify the authenticity of transactions within the shortest period time after the takes place. It is akin. Akin मतलब similar to. Akin मतलब क्या बोलेंगे? Similar to the internal audit, which is the concept recognized under Companies Act. In view of the complexities of the economic activity, it is recognized that there must be some system of someone other than the person involved in operations verifying the authenticity of the transaction on regular basis, so that any deviation can be what noticed in the shortest possible time and remedial action shall be taken. समझा what is concurrent audit? So it's that concept. करना वही काम है अपने को जो हम लोग अभी तक जो देखे ना अपन ने, कि सारे एरियाज को अपन देख लेंगे। कौन से? कैश, डिपॉजिट्स, एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज, हाउस कीपिंग, अदर आइटम्स, ये सब चीजें हम लोग देख लेंगे। ये सेम नॉर्मल ऑडिट जैसा ही है, बराबर है। बट वो कंटिन्यूअस बेसिस पे शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में अपने को उसको करना है, ठीक है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट is well accepted in public as well as what in private sector banks. पब्लिक बैंक से या प्राइवेट सेक्टर बैंक से, दोनों जगह भी ये इसका एक्सेप्टेंस बढ़ चुका है। This task has been entrusted to the internal inspection of the staff who is not engaged in the operational activities. तो ये काम किसे दिया गया है? जो बैंक के रोजाना बेसिस पे जो कामकाज देखते हैं वो लोग इस काम को नहीं देखेंगे।
बराबर, दे आर नॉट इंटरेस्टेड विद दिस एक्टिविटी. In other banks, this work is allotted to the professional firm of chartered accountants. So, Reserve Bank of India has issued certain guidelines for it. ठीक है. तो वी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हम लोग करते हैं क्या सर ये? यस, इसीलिए हम लोग को ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है. सिंपल. तो अभी कल चल के बेटा तो जब कॉन्करेंट ऑडिट करेगा तो सीए की प्रैक्टिस करेगा, जॉब करेगा, या आर्टिकलशिप में अभी तो बैंक्स का ऑडिट कर रहा है, तो ऐसे केस में जब कॉन्करेंट ऑडिट करते हैं तो कॉन्करेंट ऑडिट का मतलब क्या होता है ये समझ में आ गया अपने को? यस. अभी इसका स्कोप क्या है आइए जरा बात करते हैं. सो व्हाट इज द स्कोप ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट? सो ये सारी बातें हैं. सो इट इज डेवलप्ड विथ व्हाट ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स in consultation with the bank's audit department, right? So bank's central inspection and audit department with the audit committee and board of directors, ये सब मिलके जो है, ये सारे सब के सब मिलके इसका स्कोप डिसाइड करते हैं. ठीक है. सो द गाइडलाइंस आर इश्यूड बाय आरबीआई, कवर्स की एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट. Most banks have prepared an audit manual for this purpose. आइए ये हम लोग जो स्कोप की ये जो बातें हैं ना सर, ये देख भाई इधर टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज कवर्ड जो है ना, ये हम लोग वैसे भी इसको रीड करने ही वाले हैं. ठीक है. बस सिस्टम क्या है वो समझ लेते हैं और फिर उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में क्या क्या चीजें देखना है वो हम लोग स्टडी कर लेंगे एंड देन इट इज डन. सो क्या लिखा? इट हार्डली नीड्स टू बी स्ट्रेस्ड दैट the concurrent audit system is regarded as the parts bank's early warning system. शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में पता चलेगा कि क्या गड़बड़ हो रहा है तो तुरंत ही हम लोग को क्या गड़बड़ है वो ढूंढ के रेमेडियल एक्शंस ले सकते हैं. सो इट्स अ अर्ली वार्निंग सिस्टम टू एंश्योर टाइमली डिटेक्शन ऑफ irregularities and lapses which helps in preventing fraudulent transactions in the branches. It is therefore necessary for the bank's management टू बेस्टो मतलब टू पुट अपॉन. बेस्टो मतलब क्या? टू पुट. बेस्टो मतलब क्या? टू पुट. सीरियस अटेंशन टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज, क्या क्या ध्यान में रखना है? कौन सी ब्रांच को सिलेक्ट करना है, उसमें क्या क्या चीजें कवर करनी है, ऑडिटर्स को कौन अपॉइंट करेगा, रिपोर्टिंग प्रोसीजर, फॉलो अप, रेक्टिफिकेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ द फीडबैक फॉर्म सिस्टम, form the appropriate and quick management decisions. क्लियर है एकदम? सो क्या क्या बातें हैं यहाँ पे? कौन सी ब्रांच को सिलेक्ट करें? प्रॉब्लमेटिक ब्रांचेस है, हाई वॉल्यूम ऑफ बिजनेस हो रहा है वो ब्रांच को सिलेक्ट करो, तो वो ब्रांचेस को सिलेक्ट करना है. फिर कौन से ऑपरेशंस को हमने कवर करना है, कवरेज ऑफ ऑपरेशंस मतलब एरियाज. सो वो कौन से एरियाज की बात हो रही है, तो ये यहां पे ऊपर ऑलरेडी हमने इसके बारे में यहां पे लिखा है और वो आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ने भी वाले. फिर उसके बाद सिलेक्शन हो गया, ब्रांच के इसमें कौन से एरियाज को हम लोग को कवर करना है. फिर ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट करना है, वो रिपोर्ट कैसे करेंगे, और उसके बाद फॉलोअप के साथ साथ रेक्टिफिकेशन प्रोसेस एंड फीडबैक सिस्टम को यूटिलाइज करना. तो ये सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप सारी बातें हम लोग को क्या करनी है, देखनी है वहां पे. सो ये सारी बातें एक सिस्टम बना गया. तो व्हाट इज द कॉन्करेंट ऑडिट का सिस्टम भाई? तो सर इट एक्ट्स एज अ अर्ली वार्निंग सिस्टम, कि कहीं पे अगर कोई इरेगुलरिटीज पता चलती है तो वो तुरंत हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, तुरंत हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं, और वो होने के बाद हम लोग फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस जो ब्रांचेस में हो रही है उसको हम लोग रोक सकते हैं. तो ये इसका मैकेनिज्म कैसा चलेगा? तो सबसे पहले ढूंढेंगे कौन सी ब्रांच, फिर वो ब्रांच में कौन से बिजनेस ऑपरेशंस को करना है कवर. फिर उसके बाद वो बिजनेस ऑपरेशंस होने के बाद हम लोग ऑडिट करेंगे, तो ऑडिट प्रोसीजर्स, रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स, फॉलो अप, रेक्टिफिकेशन, फीडबैक सिस्टम्स, ये सारी बातें हम लोग बात करेंगे. ठीक है. ओके. So the bank should review this, बराबर, and correct the lacuna. lacuna मतलब क्या? lacuna मतलब shortcomings. lacune मत पढ़ो उसको, lacuna तो shortcomings.
तो जो भी शॉर्टकमिंग्स है उस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए उसको साल में एक बार तो क्या करना है, रिव्यू कर लेना। गुड, यस। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which businesses or branches are covered. So it is decided by the audit committee and the board of directors. So it is decided by the head of internal audit with the approval of audit committee of the board of directors. Audit committee of the board of directors, ACB, JCB नहीं, ACB. So ये internal auditors decide करेंगे कि उनके कौन सी ब्रांचेस चाहिए और उसके हिसाब से अप्रूवल आपको लेना है ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। सो क्या क्या उसमें वो बातें कंसीडर करते हैं। सो रिस्क सेंसिटिव एरियाज आइडेंटिफाइड बाय देम, जो एरियाज में रिस्क लगता है बराबर है। सो द डिटेल स्कोप इज अप्रूव्ड बाय एसीबी, द ब्रॉड एरियाज शैल बी कवर्ड, ये यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। सो ये बात समझ में आ गई आपको। सो ये वाला पार्ट जो है एक बार इंटरनल कॉन्करेंट ऑडिट या इंटरनल ऑडिट ऑफ बैंक्स, एक बार ये इंट्रोडक्शन को फटाफट इसको गो थ्रू करते हैं अपन। एक बार आप दोबारा से पढ़ लिए, फिर एक एक एक्टिविटी को आराम से पढ़ेंगे इसको। चलो चलो, सो अब यहां से आगे बढ़ सकते हैं क्या बच्चों? लेट्स गो अहेड फ्रॉम हियर नाउ। सो अभी टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, अभी ये जो टाइप्स ऑफ एक्टिविटी की जो बात कर रहे हैं ना भाई, तो ये टाइप्स ऑफ एक्टिविटी में तू समझ कि व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द बैंक क्या क्या दिखता है, वो सब चीजें हम लोग को क्या करनी है, उसको चेक करनी है। एकदम सिंपल। तो बैंक में जाता, कैश दिखता, लोग कैश जमा कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, लोग अपना इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, बराबर है, डिपॉजिट कर रहे हैं। तो पहले सीआईडी बनने का, कैश, इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट, बराबर है। फिर लोग लोन उठा रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज, आपने वहां पे वो स्क्रीन देखा होगा, करेंसी रेट्स चलता रहता है, हाउस कीपिंग एंड अदर आइटम्स। तो ये सारे बातें अपने को देखने का।
तो फर्स्ट बात करते हैं, चलो किसके बारे में, कैश के बारे में। सो अपने को डेली कैश ट्रांजैक्शन देखना है, रोज का जो भी कैश ट्रांजैक्शन होता है, जो पैसा आ रहा है, जो पैसा जा रहा है, जिसमें खास ध्यान किस पे देना है, एबनॉर्मल या हाई वैल्यू के रिसीट्स या पेमेंट्स पे। समझा गया? खास ध्यान उस पे होना चाहिए कि भाई उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। क्लियर? आगे उसका प्रॉपर अकाउंटिंग होना चाहिए। फिर उसके बाद प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ करेंसी चेस्ट ट्रांजैक्शंस, इट्स प्रॉम्प्ट रिकॉर्डिंग टू आरबीआई। उसके बाद एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कैश पेमेंट इन्वॉल्विंग साइजेबल अमाउंट। अगर एक्सपेंस कर रहे हो कैश पेमेंट और उसका अच्छा खासा अमाउंट है, बराबर है, तो हम लोग उसको स्टडी करेंगे। तो क्या क्या बात करी अपन ने? सबसे पहले हमने बात करी कि डेली कैश ट्रांजैक्शंस को चेक करना है, हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शंस, एबनॉर्मल नेचर के ट्रांजैक्शंस वो देखना है, प्रॉम्प्ट अकाउंटिंग होना चाहिए ऑफ दोस ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग द करेंसी चेस्ट ट्रांजैक्शंस एंड दे शुड बी रिपोर्टेड टू द आरबीआई। और अगर एक्सपेंसेस हो रहे हैं साइजेबल अमाउंट के, तो वो भी अपन को चेक करना है। रीड कर इसको। ओके, आपको ये पता है ना, आपको व्हाट इज करेंसी चेस्ट ट्रांजैक्शंस? करेंसी चेस्ट ट्रांजैक्शन मतलब कि यूजुअली जो ट्रांजैक्शंस बैंक करती है ऑन बिहाफ ऑफ, ट्रांजैक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई, दैट इज द सेंट्रल बैंक। तो जो भी आरबीआई के लिए डिपॉजिट्स या पेमेंट्स किए जा रहे हैं, दैट इज द करेंसी चेस्ट ट्रांजैक्शंस विच इज मेंटेन, विच इज डन बाय द बैंक फॉर आरबीआई, बराबर, ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई। अभी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स। चलो, सो इन्वेस्टमेंट्स में क्या कहता है कि परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, बराबर, विद इन द पावर एज रिगार्ड टू द हेड ऑफिस इंस्ट्रक्शन। तो सिंपल है, इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, खरीद फिरोद होगी, विद इन पावर है क्या, बराबर। दे आर फिजिकली हेल्ड, जो बुक्स में है वो फिजिकली हेल्ड विद द आरबीआई एंड हेड ऑफिस गाइडलाइंस। लाइक अपन जो बात कर रहे हैं, बिल्स रिसीवेबल, एसजीएल फॉर्म्स, डिलीवरी ऑफ स्क्रिप्ट्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड अकाउंटिंग, and they are done at a rates beneficial to the bank. It should not compromise the interest of the bank. Deposits, check the deposits which are received and repaid, percentage of interest, बराबर है, new accounts opened in current accounts, check the operations of the accounts, बराबर है। सो पढ़ो ये दो पॉइंट, बहुत इजी है रे एकदम, मतलब बेसिक जो बैंक में जाते हैं अपन चेक करके आने का है, हाँ भाई ये बातें हो रही है, इसको खत्म, इसको देख के आ जाना इसको बस।
ये जो है DICGC एंड ECGC, ये क्या हो गया बच्चों? ये डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एंड एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनके क्लेम्स अपने को देखने का है। ठीक है, सो ये पॉइंट्स हो गए। एंड दे हैव नॉट एक्सीडेड their delegated powers. So whether it has been sanctioned properly, documents, supervision, follow-up, letters of credit. Foreign exchange, same. Bills negotiated. Foreign currency, non-resident accounts. Inward-outward remittances accounted. Extension, cancellation of forward contracts. Nostro account. Overbought, oversold position of different currencies. Guidelines by RBI and HO, reconciliation of Nostro and Vostro account. Read. ये सब बातें होमवर्क के लिए हो सकती है, मैंने पहले भी कहा है, ये सिंपल, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट साथ में रीड करना जरूरी है, नहीं तो फिर कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि सर ने तो ये छोड़ दिया, ये पढ़ाया ही नहीं। तो भाई पढ़ना है, इसको रीड करना है, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बाबू इसके अंदर। चलो, सो लेट्स प्रोसीड फ्रॉम हियर नाउ। हाउस कीपिंग मतलब बात हो रही है अपने नॉर्मल जो रोज का काम है। हाउस कीपिंग मतलब ऐसा साफ सफाई वाला काम नहीं, ठीक है ना। सो ये क्या बोल रहा है? Ensure the maintenance and balances of accounts ledgers including clean cash is proper. Reconciliation समय समय पे हो जाए, लार्ज वैल्यू एंट्री सही से हो जाए, कैरी आउट द परसेंटेज चेक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, check whether debits in income account has been by the competent authorities, transactions of staff accounts, day book entries, revenue leakages, मनी ट्रांसफर, टेलीफोनिक ट्रांसफर। ये एमटी मतलब क्या है? मनी ट्रांसफर्स। ये टेलीफोनिक ट्रांसफर्स जो पहले के जमाने में होते थे। Appointment of concurrent auditors done by the bank's own staff or external auditors. It is at the discretion of the individual banks. They should be experienced, well trained, and sufficiently senior. They should be independent, obviously. Maximum, bank shall decide the maximum tenure. Tenure shall not be more than 5 years on a continuous basis. No concurrent auditor shall continue for a period more than 3 years. If external firms are appointed and any act of omission or commission are noticed, they may be cancelled. अगर omission और commission हो गया उनसे तो बैंक अपना खुद का स्टाफ लगा सकती है। एक्सपीरियंस, सीनियर और इंडिपेंडेंट लोग होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स हो सकते हैं मैक्सिमम 5 साल के लिए, बट एक पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट या ब्रांच का कंटिन्यूस बेसिस पे 3 साल से नहीं कर सकते। मतलब आप समझिए ये ICICI बैंक है,
इसका ब्रांच 1, ब्रांच 2। तो आईसीआईसीआई बैंक में मैं 5 साल कर सकता हूं, बट इसका मैक्सिमम 3 साल फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट। ठीक है, ये की टेकअवेज, ये समरी है ये। ठीक है, अभी आप लोग ये रिपोर्टिंग सिस्टम्स और ये ऑडिट कमेटी के बारे में जनरल बात करी है, एक बार इसे गो थ्रू करो, स्टार्टिंग का पार्ट पढ़ लेंगे उसके बाद, एंड देन ये चैप्टर खत्म। ये जो अंडरलाइन किया है वो करो बच्चों। इसमें क्या करना है इन्हें, दे हैव टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, कंपल्सरी टू ओवरसी दी ऑपरेशंस। ऑडिट कमेटी का यही रूल होता है कि पूरा ट्रांसपेरेंसी और सब कुछ काम बराबर से हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो दे हैव टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी। दे रिव्यू द इंटरनल इंस्पेक्शन एंड ऑडिट फंक्शन इन द बैंक, क्योंकि एज द नेम सजेस्ट ऑडिट कमेटी यही काम करना है उन्हें। दे विल रिव्यू द अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ द कॉन्करेंट ऑडिटर्स। ओके, तो इसी के साथ जो है अपना कॉन्करेंट ऑडिट ये फिर खत्म हो जाता है। सो अगर आप देखोगे तो है क्या कॉन्करेंट ऑडिट जनरल, बस उसके अंदर क्या, कैश, इन्वेस्टमेंट्स, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, हाउसकीपिंग, ये सारी बातें जनरली अपने को चेक करना है। सो ऐसा एग्जाम में अगर अपने को क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी बातें हम लोग को चेक करनी है, तो उसका स्कोप क्या है, मेनली उसी के ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कॉन्करेंट ऑडिट के ऊपर। कर लो उसको रीड। चलो, सो यहां से अभी ये वाला पार्ट तो अपना मस्त तक खत्म हो चुका है, और अब अपन जो है दोस्तों बात करते हैं अबाउट व्हाट, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। तो आशा करता हूं कि ये वाला पार्ट आपको बहुत आसान लगा होगा। चैप्टर काफी बड़ा है,
बट काफी आसान है, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, चलिए मालिक। सो इंट्रोडक्शन, लेट्स अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। पूरा जो है वो पढ़ के होने के बाद अभी जो है हम लोग पूरा इसका इंट्रोडक्शन स्टडी करते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री इज अ पाइवट important of any economy and its financial system. Banks are one of the foremost agents of financial intermediation in an economy like India. Therefore, development of a strong, resilient, मतलब unaffected, मतलब एकदम strong, बराबर, is of utmost importance. So it is what the most important agent of what financial intermediation, बराबर है। तो इसीलिए banks are what of utmost importance. The banking institutions in the country are working in a very competitive environment, and their regulatory practices are aligned to the best international practices. Thus, financial deepening has taken place in India and continues to progress. Banks have certain characteristics distinguishing from other commercial enterprises. क्या क्या है? बैंक्स का जो रिस्क है अलग है। नॉर्मल बिजनेस की जो बात करें और बैंक्स की जो बात करें, सो दोनों में दोस्तों रिस्क जो है अलग अलग है। सेंसिटिव नेचर का बिजनेस है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होती है, तो भाई ये सब जो है रिस्क बहुत तरह की है। उसके बाद स्केल, द मैग्नीट्यूड एंड द एक्सपोजर्स विच कैन अराइज विद इन द शॉर्ट टर्म। बैंक्स का आप समझिए ब्रांचेस, एक ही सिटी में कितने ब्रांचेस, सोचो स्टेट में, सोचो कंट्री में, फिर इंडियन बैंक इन फॉरेन, बराबर के नहीं, फॉरेन ब्रांच, भाई गजब। उसके बाद दूसरे बैंक्स के साथ कोऑर्डिनेशन, बराबर, द स्केल इज व्हाट वेरी ह्यूज। एंड जैसे वो स्केल बढ़ता है तो अगेन इट एक्सपोजेस टू व्हाट वेरियस डिफरेंट रिस्क्स। सो बैंक का एक कैरेक्टरिस्टिक है। फिर एक्सटेंसिव डिपेंडेंस अपॉन व्हाट आईटी टू प्रोसेस ट्रांजैक्शन। आज हम लोग घर बैठे बैठे, आज हम लोग मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, आज हम लोग पैसे रिसीव कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, राइट। जो चाहिए वो काम हम लोग कर सकते हैं। आज चेकबुक रिक्वेस्ट करना है, एटीएम कार्ड मंगवाना है, ऑनलाइन पेमेंट, एवरीथिंग इज व्हाट विद द हेल्प ऑफ व्हाट द आईटी। सो आईटी भी एक्सटेंसिव डिपेंडेंस है। अगर इंटरनेट बंद है तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस प्रॉब्लम में आ जाएगी। सो इतना डिपेंडेंस हो चुका है आईटी के ऊपर। उसके बाद स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है, आरबीआई एंड बहुत सारे अलग अलग लीगल फ्रेमवर्क अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है, जो इतने सारे जो लॉज है अलग अलग टाइप के बैंक्स को वो एप्लीकेबल होता है। उसके बाद देर आर कंटिन्यूस न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच कीप्स ऑन कमिंग, बराबर है, मैच बाय द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट द प्रिंसिपल्स एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस। अब नए नए प्रोडक्ट्स क्या आ रहे हैं भाई, आप ये एग्जाम्पल्स लिखते जाओ जो मैं बोल रहा हूँ। सो नए नए प्रोडक्ट्स क्या आ रहे हैं कि अगर अपन देखें तो बैंक हर नया कोई लोन या कोई डिपॉजिट्स, राइट, कुछ भी अलग तरीके के शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, लिंक्ड डिपॉजिट्स, बराबर, आपके अकाउंट में ही पैसा रहेगा। डिपॉजिट में कैसा होता है, डिडक्ट होके अलग से चले जाता है, बट लिंक डिपॉजिट एक ऐसा है कि आपके अकाउंट में ही दिखेगा, वो आप उसको यूज कर सकते हो, बराबर है। अगर नहीं यूज करा तो उसके ऊपर एफडी के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब कमाल है चीज। जो आज हम लोग यूपीआई देख रहे हैं, टैप वाला पेमेंट सिस्टम देख रहे हैं, आईएमपीएस सिस्टम देख रहे हैं, तो ये सब कंटिन्यूस बेसिस पे नए नए प्रोडक्ट्स क्या कर रहा है बच्चों, बैंक लेके आ रहा है। कमाल की बात है, एकदम बहुत शानदार। ऐसे सो ये जो है ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है, रिस्क है, एक्सपोजर्स है, स्केल है, नए नए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, नए प्रोडक्ट्स लेके आता है, आईटी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये सारी बातें यहाँ पे हो रही है। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज थ्रू नेट बैंकिंग एंड मोबाइल्स हैज एक्सपोज्ड बैंक। क्या क्या है, टेक्नोलॉजी, नेट बैंकिंग, मोबाइल फोन्स, उससे ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल रिस्क आ गई। सिस्टम अगर आपका कोई हैक कर दे, प्रॉब्लम। सो द ऑडिटर शुड देयरफॉर कंसीडर द इफेक्ट ऑफ अबव फैक्टर्स। ये ऐसा क्वेश्चन आएगा इंट्रोडक्शन के ऊपर कि व्हाई द ऑडिटर शुड कंसीडर the effect of above factors in designing his audit approach. It is imperative
इंपेरेटिव मतलब क्या बोल रहे हैं बच्चों? इट इज एसेंशियल फॉर द ब्रांच ऑडिटर्स एंड स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स। ब्रांच ऑडिटर मतलब जो ब्रांच का ऑडिट कर रहा है, एससीए मतलब स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर, जो मेन रिपोर्ट देगा ना वो, बराबर है। टू हैव द डिटेल्ड नॉलेज अबाउट व्हाट द प्रोडक्ट्स विच द बैंक इज ऑफरिंग। बैंक के पूरे ऑपरेशंस का पूरा कामकाज आपको पता होना बहुत जरूरी है। In today's environment, banks use different applications to carry out different transactions. So when we are designing his plans, we understand the interface controls between various applications. आज हम लोग यूपीआई, अलग अलग क्रेडिट कार्ड पेमेंट एप्स है, फिर उसके बाद बैंक का खुद का नेट बैंकिंग है, तो बहुत सारी चीजें जो है हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट हो रही है। तो एज एन ऑडिटर हमें इन सब बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लीगल फ्रेमवर्क पढ़ लिया होगा आपने, फॉर्म एंड कंटेंट पढ़ लिया होगा आपने, क्या क्या है? बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थर्ड शेड्यूल के हिसाब से बनता है, जिसमें फॉर्म ए बैलेंस शीट की बात करता है एंड फॉर्म बी जो है पी एंड एल अकाउंट की बात करता है। सेक्शन 133 के हिसाब से इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी कंप्लाई करना बहुत जरूरी है, बराबर है? यस सर। एंड देन दे ऑल्सो हैव टू कंप्लाई विद सेबी रेगुलेशंस एंड एलओडीआर रेगुलेशंस अगर वो बैंक लिस्टेड है ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। एलओडीआर लिस्टिंग obligations एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ये एलओडीआर रेगुलेशंस जो है, जो भी कंपनी अगर वो लिस्टेड है तो उनको ये एप्लीकेबल होता है। सही है एकदम? यस। सो दिस इज व्हाट इज अबाउट फॉर्म एंड कंटेंट, and they have to also prepare what the standalone financial statement and consolidated financial statements। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन हाईलाइट हो चुका होगा। आगे ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। सो ऑडिटर कौन होगा? ड्यूली क्वालिफाइड फॉर अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स टू बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनीज। तो कौन व्यक्ति ऑडिट करेगा बताओ? हम ही करेंगे भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। सो कौन ऑडिट करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट, बराबर, हु इज प्रैक्टिसिंग। सो इसका अपॉइंटमेंट वगैरह जो है ये क्या कह रहा है? Especially nationalized banks or public sector banks appoint 4 or more, depending upon the size, to act as a joint statutory auditors। ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इधर क्या है ना, जॉइंट ऑडिटर्स होने चाहिए। सो स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स कितने होने चाहिए? स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स कितने होने चाहिए? दे शुड बी 4 और मोर, कम से कम 4 होने चाहिए, क्योंकि बैंक का भाई बिजनेस इतना बड़ा है तो एक बंदे से तो नहीं हो पाएगा, एक बंदा काफी नहीं है, तो इसीलिए कम से कम 4 तो चाहिए। और फिर अगर साइज अगर ज्यादा है तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, काम जो है वो बढ़ जाएगा, तो ज्यादा आपको स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स भी लगेंगे। सो बट कम से कम 4 होना बहुत जरूरी है। सो अपॉइंटमेंट लेटर्स जो सेंड करते हैं हम लोग, सो अपॉइंटमेंट लेटर में हम लोग क्या क्या बात करेंगे कि आप जो है ये पीरियड आपका कितने समय तक के लिए आप रहोगे, बराबर है। अदर सेंट्रल ऑडिटर्स के बारे में बताएगा वो, बराबर है। अदर सेंट्रल ऑडिटर्स, दे विल गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रीवियस ऑडिटर्स, बराबर, ताकि आपको उन्हें कम्युनिकेट करना पड़ेगा उसके लिए। एंड उसके बाद द प्रोसीजर्स that you have to follow, procedures complied, procedures with accepting the appointment। मतलब हम लोग वो देखते हैं ना कि बाबा आपका इसमें अगर बात करें प्रोसीजर्स की, तो आपने बैंक से मतलब एनी अदर वर्क, यू आर नॉट डूइंग एनी अदर वर्क, नॉट डूइंग एनी अदर वर्क
ऑफ बैंक, या आप जो बैंक से इंडेप्टेड नहीं हो, तो ये सारी बातें जो है आपने एक्सेप्ट करने के पहले ये सब बातें अपन ने देखना बहुत जरूरी है। सो वही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, बराबर है, डिक्लेरेशन ऑफ फिडिलिटी है और सीक्रेसी, तो कुछ गलत काम नहीं कर रहे ना। फिर जॉइंट वर्क है तो डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज की सेम, द स्कोप ऑफ असाइनमेंट, एंड केस ऑफ स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर अपॉइंटमेंट लेटर इज गिवन ऑन सिमिलर लाइन एक्सेप्ट रिगार्ड टू पर्टिकुलर्स ऑफ अदर ऑडिटर्स एंड डिवीजन ऑफ वर्क, वो नहीं आएगा, ये स्पेसिफिकली सिर्फ ब्रांच के लिए, बाकी ये सब ऐसा सेम टू सेम रहेगा। सो लेटर जब देंगे तो आपको बोल देंगे कि आप कौन से पीरियड के लिए अपॉइंटेड हो, कौन से पीरियड मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर के लिए अपॉइंटेड हो, तुम्हारे साथ और कौन काम करेगा, पिछले ऑडिटर्स कौन थे, सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर बातचीत होगी। ठीक है, सो ये ऐसी बात हो रही है। ओके, तो कम से कम 4 ऑडिटर्स और उनके लेटर में क्या आना चाहिए, ये बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, ऑथोरिटी अपॉइंटिंग दी ऑडिटर्स। सो यहां पे जो ऑथोरिटी है, ध्यान से सुनना, अगर अपन बात करें, ये लिख के रखो ऐसा, बैंकिंग कंपनीज, एंड इधर लिखो नेशनलाइज्ड बैंक्स। बैंकिंग कंपनी के ऑडिटर्स अपॉइंट करेंगे बाय शेयर होल्डर्स इन एजीएम, और नेशनलाइज्ड बैंक के जो है ये अपॉइंट करेंगे उनके बोर्ड कंसेंट। ठीक है, बट इसके बाद आरबीआई का अप्रूवल तो लेना पड़ से, ये अपॉइंट कर देंगे, बट अप्रूवल किसका होना चाहिए, आरबीआई का। पप्पा का अप्रूवल होना बहुत जरूरी है, सही है एकदम। सो बैंकिंग कंपनी के ऑडिटर्स इन एजीएम, नेशनलाइज्ड बैंक के ऑडिटर्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट अप्रूवल ऑफ आरबीआई इज रिक्वायर्ड बिफोर अपॉइंटमेंट। सो ये जो है क्या कहेंगे इसको, प्रायर अप्रूवल होना बहुत जरूरी है। प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई होना बहुत जरूरी है। कितने ज्वाइंट ऑडिटर्स होना चाहिए, 4 या 4 से ज्यादा। पर्टिकुलर्स ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर वो बात देख ली, अपॉइंट कौन करेगा और प्रायर अप्रूवल होना चाहिए आरबीआई का, सही है। अभी बेटा लास्ट जो पार्ट है ये सेम टू सेम हमने इंटर में पढ़ा हुआ है, जाहिर सी बात है आपको तो याद नहीं होगा, कोई बात नहीं, इसको हम लोग पूरा भी विस्तार में डिटेल में स्टडी करते हैं। सो कंडक्टिंग एन ऑडिट, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से आराम से समझना है। स्टेज 1, 1, 2, 3, 4, 5। सो पूरा जो ऑडिट हम लोग को करना है ये इन 5 स्टेजेस में करना है बच्चे। ये 5 स्टेजेस खत्म, कंडक्टिंग ऑफ एन ऑडिट इज ओवर, ये जनरल है एकदम। फिर एक एक आइटम को हम लोग कैसे वेरीफाई करते हैं उसकी जो बात हो रही है वो किधर होगा, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, एसेट्स लाइबिलिटीज, याद है ना, यस। चलो, सो इनिशियल कंसिडरेशन की बात करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे, हेडिंग्स को पहले समझते हैं। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस, डिक्लेरेशन ऑफ इंडेप्टनेस, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, communication with previous auditor, planning, and then establishment of engagement team। ये कुछ बातें हम लोग यहां पे स्टडी करेंगे, ठीक है, एकदम बढ़िया। तो भाई
आ जाओ, इसका बढ़िया से समरी चार्ट बनाते हैं, मजा भी आ जाएगा। साथ में बनाएंगे क्या सर? नहीं, फिर कुछ गड़बड़ा हो जाएगा तो फिर आप डांटोगे, तो एकदम आराम से। चलो, कंडक्टिंग एन ऑडिट। आजा भाई। लाके तो रहूंगा। क्या हुआ रे भाई? छोड़ो। इधर आ रहा है नौटंकी। छोड़ो, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। सो ये तो समझ में आ गया ना, सर ने इतना अच्छा बनाया। सो दिस इज द बैंक, ठीक है। सो यहां पे सबसे पहले बैंक ने जो है आपको ऑफर किया, ठीक है। सो हियर यू आर, बैंक इज ऑफरिंग यू कि भाई ऑडिट करना है आपको। सो हमने ये जो है ऑडिट को, यहां पे जो ये ऑडिटर है, तो स्टेज 1 अपन अभी क्या बोल रहे हैं यहां पे? इनिशियल कंसिडरेशन। कि यहां पे हमने कौन सी बातें ध्यान में रखनी? इनिशियल कंसिडरेशन, कौन सी बातें हमने ध्यान में रखनी? सो ऑडिटर क्या करना है सबसे पहले उसको? पहले उसने देखना है कि क्या हम लोग इस काम को एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट वो बात करेगा अबाउट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस के बारे में। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस मतलब इधर उसका फोकस रहेगा ऑन व्हाट द फर्स्ट पॉइंट इज कि एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं, बराबर है। तो इसमें ही विल लुक फॉर व्हाट इज द एंगेजमेंट रिस्क। एंगेजमेंट रिस्क मतलब भाई अगर ये लोग मुझे अपॉइंट कर रहे हैं, क्या यहां पे मैं अपना काम पूरा ईमानदारी से कर सकता हूं? क्या क्या ये काम करने के लिए
मुझे इंडिपेंडेंस मिलेगा क्या? क्या ये मेरे काम के ऊपर रोक टोक लगाएंगे क्या? क्या मेरे ऊपर कुछ लिमिटेशंस होंगी क्या? ऐसी बहुत सारी बातें मैंने सोचना है कि क्या ये एंगेजमेंट मुझे परफॉर्म करने देंगे या नहीं करने देंगे। तो सबसे पहले मुझे इस बात की फिक्र है। क्या कहना है अपने को यहां पे? पॉइंट क्या कहता है कि एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूंस में यू हैव टू डू द असेसमेंट ऑफ व्हाट द एंगेजमेंट रिस्क इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसेस which is done prior to the acceptance of an audit engagement because it affects the accepting the decision, right, and planning decisions if the audit is accepted. I have to focus upon what? The engagement risk. और इस engagement risk में मतलब अपन क्या बोल रहे हैं कि जो इंटीग्रिटी है ऑफ ओनर्स, बराबर है, क्या अपने में वो कॉम्पिटेंस है क्या? क्या अपने पास वो नेसेसरी रिसोर्सेस है क्या कि हम लोग वो काम कर सकते हैं? तो वो बातें अपने को दिखनी, वी हैव टू फोकस अपॉन दैट एंगेजमेंट रिस्क। वो एंगेजमेंट रिस्क पे अपने को फोकस करने का। और ये सब काम ये एक्सेप्ट करने के बाद, ओ भाई ये आपको इसीलिए क्या बोला, एक्सेप्टेंस आया ना, ये पहले आपको काम करना है। दिस इज टू बी डन व्हाट फर्स्ट। ये अपने को करना है क्या? प्रायर टू एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट, बराबर कि नहीं? इधर आपको ये आया क्या? ऑफर। ऑफर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने के पहले आपने ये बात कर लेनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, समझा क्या बात को? यस सर, समझ में आ गया। अब अगर आप बोलते हो कि चलो एक्सेप्ट करना है और एंगेजमेंट रिस्क नहीं है, ठीक है, तो इंटीग्रिटी है, सब कुछ है, सब कुछ है, ये सब बढ़िया लग रहा है। तो अब इसके साथ साथ आपने और कुछ बातों पे भी जो है वो ध्यान दे देना चाहिए कि भाई ओके, एक्सेप्टेंस रिस्क तो नहीं है, बट उसी के साथ साथ भाई आपको फोकस करना है अबाउट व्हाट? 3 बातों के ऊपर। एक तो यू हैव टू कम्युनिकेट विथ प्रीवियस ऑडिटर। पिछले ऑडिटर से बात करने का, भाई तूने क्यों छोड़ा, तेरे को क्यों निकाला गया, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि तू समझना बात को, जो उसके साथ हुआ है प्रीवियस ऑडिटर के साथ, वो तेरे साथ भी हो सकता है, तेरी भी बैंड बजा सकते हैं ना वो। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं अपन, भाई यू कम्युनिकेट विथ व्हाट द प्रीवियस ऑडिटर। तेरे साथ क्या हो रहा है वो प्रीवियस के साथ क्या हुआ वो उससे तो अंदाजा लगा ले, बराबर है। और अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट का शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 8 ये बोलता है यू हैव टू डू व्हाट? क्लॉज 8 बोलता है यू हैव टू डू व्हाट? कम्युनिकेट। ये ध्यान में रखना, 118 कम्युनिकेट। प्रोफेशनल एथिक्स में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट फोकस करना यू हैव टू कम्युनिकेट। क्लॉज शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 8 यू हैव टू कम्युनिकेट। ये आपको एक्सेप्ट करने के बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि मतलब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने के बाद आपको ये काम नहीं करना, प्रायर टू एक्सेप्टेंस करना। अगेन दिस इज व्हाट? प्रायर टू एक्सेप्टेंस ऑफ द एंगेजमेंट। पहले उससे बात कर लो, उससे समझ लो, फिर आप एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करो। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि यू हैव टू गिव व्हाट? डिक्लेरेशन ऑफ इनडेटनेस। अगर तू बैंक से लोन लिया है तो फिर तेरा इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो जाएगा ना। इसीलिए यू हैव टू डिक्लेयर व्हाट? इंडिपेंडेंस। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बिफोर अपॉइंटिंग their statutory auditors, obtain declaration of indebtedness, right, that they have not been declared as willful defaulters by any bank. This is in addition to the declaration of absence of disqualification under section 141 of the Companies Act. ये इंटर में जाके आप पढ़ के आ जाओ वापस, ठीक है।
साथ ही साथ वो क्या बोलता है, इंटरनल असाइनमेंट्स इफ एनी अगर आप कर रहे हो तो वो भी नहीं चलेगा, बराबर है। ऐसे केस में वी शुड नॉट अंडरटेक स्टैट्यूटरी ऑडिट असाइनमेंट्स इफ यू आर एसोसिएटेड विथ व्हाट इंटरनल असाइनमेंट्स फॉर द सेम ईयर, ठीक है। सो डिक्लेरेशन ऑफ इंडेप्टनेस के साथ साथ बराबर अगर आप इंटरनल असाइनमेंट्स, सर इंटरनल असाइनमेंट्स भाई अगर तू उनका कॉन्करेंट ऑडिट कर रहा है, अभी मालूम है ना कॉन्करेंट ऑडिट क्या होता है। सो अगर तू कॉन्करेंट ऑडिट कर रहा है उनका, दैट इज इंटरनल असाइनमेंट्स, तो ऐसे केस में भाई तू ये काम रहने दे भाई, तुझसे नहीं हो पाएगा, तुमने ये काम नहीं करना है। बात समझ में आई आपको। सो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस में आपने सबसे पहले फोकस करना है ऑन व्हाट, द एंगेजमेंट रिस्क। यू फोकस ऑन द एंगेजमेंट रिस्क and prior to acceptance you communicate with the previous auditor, give the declaration of indebtedness, internal assignments। और अगर ये सब बात है तो आपने वो काम को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बात जमी आपको? यस। सो बॉस ये बातें यहां पे अपनी हो गई। सो एज पर क्लॉज 8 पार्ट 1 of first schedule to the Chartered Accountants Act, he cannot accept the position held by the other auditor without first communicating with him or her in writing। तो आपको समझ रहा है कि ये जो भी बातें हमने लिखी ये कहां से बात कर रही है? सर ये सारी बातें जो है हमने कब करनी चाहिए? प्रायर टू एक्सेप्टेंस ऑफ द एंगेजमेंट। क्लियर एकदम? तो कितनी बातें हो गई अपनी? फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, दिस एंड दिस, डिक्लेरेशन ऑफ इंडेप्टनेस, साथ ही साथ इंटरनल असाइनमेंट्स, ये दो बातें अपन ने कर लेनी है। क्लियर एकदम? इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए अगर आपको लगता है कि बॉस सब बढ़िया है, ओके, हम लोग जो है काम जो है ये क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो फिर अपन बात करेंगे अबाउट व्हाट, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट की। इसे नंबर 210 काम एक्सेप्ट करेंगे। अभी प्रायर टू एक्सेप्टेंस अभी सब दिख गया अपने को कि हाँ भाई सब बड़ा बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। सो एज पर एसे नंबर 210 we will agree the terms of audit engagement for each period that we have to audit, and the auditor should agree with the bank before beginning the significant portions of the field work। so before beginning, काम शुरू करने के पहले, अभी ये क्या है? ऑडिट शुरू करने के पहले नहीं बोल रही है, ये क्या बोल रही है? काम शुरू करने के पहले की बात। आई बात समझ में? It is essential that imperative that these are documented to prevent any confusion as to the terms have been agreed in relation to the audit and respective responsibilities of auditor and management at the beginning। This is done in the form of what? Engagement letter given by the auditor, acknowledged by the bank। सिंपल है एकदम। सो ये बातें होने के बाद क्या कर रहे हैं अपन यहां पे? नेक्स्ट पॉइंट अपन देख रहे हैं, फोर्थ वाला। वो बोलता है वी हैव टू इसे 210 अग्री द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। बेस्ट हो गया। वी हैव टू अग्री द टर्म्स ऑफ व्हाट? ऑडिट एंगेजमेंट। सो ये ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के माध्यम से होगा, ऑडिटर बनाएगा इसको, एक्नॉलेज करेगा ये क्लाइंट, जिसमें ऑडिटर की और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी उसके बारे में जिक्र होगा। और इसमें क्या है भाई, एकदम आसान है कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फ्यूचर में। ये कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ये सब बातें हम लोग कर रहे हैं। सो टर्म्स अग्री कर लिया आपने, मजा आ गया एकदम? हाँ जी सर मजा आ गया। काम शुरू करने के पहले कर लिए? हाँ जी सर काम शुरू करने के पहले कर लिए। फिर आप क्या करोगे सर? करना क्या है सर? अभी प्लान करेंगे।
और प्लान होने के बाद एंगेजमेंट टीम को भेज देंगे। सही है एकदम। सो अब यहां से इधर से दो बातें हम लोग करेंगे। ऐसे 300 के हिसाब से ऐसे 300 के हिसाब से क्या करेंगे, हम लोग प्लानिंग करेंगे, बराबर है। और उसके बाद वी विल एस्टैब्लिश एंगेजमेंट टीम, जिनको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है किस तरीके से पूरा काम को एग्जीक्यूट करना है। सो 300 यहां पे बात कर रहे हैं। ऐसे 300 it needs to be properly documented with respect to nature, timing and extent of checking at assertion level and should be flexible and updated or changed। मतलब इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, और हम लोग पता है प्लान और स्ट्रेटजीज प्रोग्राम्स रिवाइज कर सकते हैं। देन क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हम लोग भेजेंगे, अकॉर्डिंगली जो रिस्क है, साइज है, कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको डील करने के लिए, बराबर है। सो ये बातें इनिशियल कंसिडरेशन में अपन ने फोकस करनी है। ये रहा इनिशियल कंसिडरेशन, सिंपल। एक्सेप्टेंस में एंगेजमेंट रिस्क के ऊपर फोकस करना है। प्रायर टू एक्सेप्टेंस यू कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर, डिक्लेरेशन ऑफ इंडेप्टनेस एंड इंटरनल असाइनमेंट्स। फिर हमने क्या करना है, हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर टर्म्स हम लोग अग्री कर लेंगे, और टर्म्स अग्री होने के बाद हम लोग क्या करेंगे बेटे, प्लानिंग करेंगे और एंगेजमेंट टीम को भेज देंगे। ये वाला पॉइंट फटाफट नोट करो।
चलो बच्चों, लास्ट 30 सेकेंड्स। हो गया? ओके, सो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट इज अंडरस्टैंडिंग। पूरा पूरा भी बैंक को अभी ऑडिट करना है तो पहले डायरेक्टली ऑडिट करने थोड़ी जाएंगे, हमको पूरा बैंक का जो फ्रेमवर्क है, वो स्ट्रक्चर है, वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो नाउ वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट इज द स्टेज 2, अंडरस्टैंडिंग। सो ये जो बात करते हैं हम लोग, ये ऐसे 315 की बात होती है। किसकी बात करते हैं? ऐसे नंबर 315, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। याद है क्या ऐसा कुछ? हाँ जी सर। सो क्या बोलता है यहाँ पे? वी हैव टू अंडरस्टैंड स्पेसिफिकली, यहाँ पे पता है भी एंटिटी कौन सी है। सो हियर वी विल टॉक अबाउट इज अंडरस्टैंडिंग द बैंक, इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। क्यों करेंगे? सो दैट वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क। दैट इज हम लोग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को पता कर सकते हैं, और रिस्क के बेसिस पे बराबर है हम लोग अपना ऑडिट प्लान डेवलप कर सकते हैं। बराबर है, टू डेवलप ऑडिट प्लान टू डिटरमाइन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स एंड टू एड्रेस व्हाट द स्पेसिफिक रिस्क। बराबर है। सेकेंड पॉइंट, वी अंडरस्टैंड द बैंक्स अकाउंटिंग प्रोसेस। बैंक कैसे अकाउंटिंग करता है? देखो, द अकाउंटिंग प्रोसेस प्रोड्यूसेस फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब कि हाउ मच यू आर अर्निंग प्रॉफिट और लॉस। बराबर है। ऑपरेशनल मतलब कितने एनपीएज है, ये ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ऐसा एग्जाम्पल समझो, कितने एनपीएज है। तो दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स फॉर व्हाट? द बैंक्स इंटरनल कंट्रोल। प्रॉफिट लॉस हो रहा है, रेवेन्यू लीक हो रहा है, बराबर है, तो ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स अपने को मिलता है। सो ये अपने को अगर इधर लीकेज कहीं हो रहा है रेवेन्यू का, तो कंट्रोल लगाएंगे। एनपीएस हो रहा है, पैसा रिकवर नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल लगाएंगे उसके ऊपर। सो देयरफॉर वी हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड द बैंक्स अकाउंटिंग प्रोसेस। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस is again necessary to identify and assess the risks of material misstatement and then design and perform what? The further audit procedures. Clear है? लास्ट में अपन बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। किसकी बात कर रहे हैं? वी अंडरस्टैंड द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या करती है? रिस्क को मैनेज करती है। रिस्क को मैनेज करना मतलब क्या होता है? वी हैव टू आइडेंटिफाई रिस्क, place controls to mitigate the risk। इसको अपन बोलते हैं एज व्हाट? रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क को ढूंढो, कंट्रोल लगाओ, ताकि रिस्क को हम लोग क्या कर सके? कम कर सके। सो दिस इज व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। सो मैनेजमेंट डेवलप्स कंट्रोल्स टू हेल्प, एड मतलब क्या? टू हेल्प इन मैनेजिंग बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क। एन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायर्स दीज 5 पॉइंट्स। बात करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। सो यहां पे अभी अपना सेकेंड पॉइंट अपन शुरू करते हैं, स्टेज 2, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एकदम आराम से, सिंपल एकदम, अभी लिखना नहीं, पहले समझना है अपने को। सो अंडरस्टैंडिंग में 3 बातें समझनी है। अंडरस्टैंडिंग दी एंटिटी, एंटिटी नहीं लिखेंगे, बैंक, its environment including
internal control. Second point, understand banks accounting process. And number 3, understand banks risk management process. जब बैंक उसके इंटरनल कंट्रोल्स ये हम लोग स्टडी करेंगे, सो वी विल बी इन अ पोजिशन टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क. इंटरनल कंट्रोल्स को स्टडी करेंगे तो वी विल बी एबल टू व्हाट, आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क. उसके बेसिस पे वी विल डेवलप प्लान, बराबर, वी विल व्हाट, डेवलप प्लान टू डिटरमाइन ऑपरेटिंग effectiveness of controls of these specific risk. इन रिस्क के रिलेटेड जो कंट्रोल्स है उसको अपन क्या करेंगे, उसको अपन आइडेंटिफाई करेंगे. समझा बात को? सो ये फर्स्ट पॉइंट है कि फर्स्ट कंट्रोल्स को समझेंगे तो रिस्क पता चलेगी, और फिर वो रिस्क को लेके, मतलब ये जो रिस्क है इसको अपन अपने ऑडिट की दुनिया में क्या बोलते हैं, इसको इनहेरेंट रिस्क. और फिर इधर कंट्रोल रिस्क को हम लोग स्टडी कर सकते हैं. क्लियर है? अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करते हैं. अकाउंटिंग प्रोसेस दो टाइप की इंफॉर्मेशन जनरेट करता है. एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और दूसरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. सो वी जनरेट व्हाट, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. और ये इंफॉर्मेशन का काम क्या है? ये इंफॉर्मेशन का काम है कि भाई हम लोग जो है इससे, मैनेजमेंट इसे यूज करता है uses to implement internal controls. सही है एकदम. अभी फिर हम लोग यहां पे चलते हैं लास्ट में, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. अभी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में बहुत सारे पॉइंट्स हैं. ठीक है, इसके अंदर जो है वो 5 पॉइंट है पूरे. सो एकदम आराम से इसको स्टडी करेंगे. पहले वो 5 पॉइंट लिख लेते हैं. तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अबाउट व्हाट, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. ये इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को स्टडी करने के बाद हम करेंगे रिस्क असेसमेंट. रिस्क असेस होने के बाद उस पे लगाएंगे कंट्रोल एक्टिविटीज. कंट्रोल एक्टिविटीज लगाने के बाद इन कंट्रोल्स पे हमें करना होगा मॉनिटरिंग.
और मॉनिटरिंग करने के बाद इस सब पे ध्यान देगा, ओवरसाइट, निगरानी रखेंगी, ओवरसाइट बाय दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। तो ये जो है रिस्क मैनेजमेंट के लिए ये सारी बातें होती है। सो पहले ये अंडरस्टैंडिंग का ये इतना पार्ट आप लिखो, फिर हम लोग इस पिरामिड के एक एक पॉइंट को हम लोग विस्तार में चर्चा करें। चालू हो जाओ। चलो, हुआ क्या बच्चों? सो लेट्स डिस्कस नाउ कि इनमें ये जो 5 जो पॉइंट्स है इस पिरामिड में क्या क्या बातें हुई है, एक एक पॉइंट को बढ़िया तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ने क्या बात करी थी कि सर देयर शुड बी रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। Reliable information systems. So banks require what? Reliable information systems. तो पॉइंट नंबर 1 रिलायबल होना चाहिए, दैट प्रोवाइड एडिक्वेट फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड कंप्लायंस इंफॉर्मेशन। कौन सी जानकारी चाहिए? एडिक्वेट फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड कंप्लायंस इंफॉर्मेशन ऑन टाइमली एंड कंसिस्टेंट बेसिस। पॉइंट नंबर 1, those charged with governance and management
require risk management information that is easily understood and that enables them to assess the changing nature of the bank's risk. सो दो टाइप की इंफॉर्मेशन आपने को यहां पे चाहिए जो कि रिलायबल होनी चाहिए. सो यहां पे जो फर्स्ट अभी अपन एक एक पॉइंट की बातचीत करते हैं. पिरामिड तो आपको समझ में आया ना कैसा है. पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, उस इंफॉर्मेशन सिस्टम पे हम लोग रिस्क असेसमेंट करेंगे. रिस्क असेस करने के बाद कंट्रोल्स लगेंगे, कंट्रोल्स के ऊपर मॉनिटरिंग होगा और इस सब के ऊपर टीसीडब्ल्यूजी क्या करेगा, ओवरसाइट करेगा. सही है एकदम. अभी एक एक पॉइंट को अपन चुन चुन के स्टडी करते हैं. पहला पॉइंट जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है इंफॉर्मेशन systems. They should produce reliable कौन सी इंफॉर्मेशन. तो सर दे शुड प्रोड्यूस रिलायबल फाइनेंशियल. ठीक है. उसके बाद ऑपरेशनल एंड कंप्लायंस इंफॉर्मेशन. बराबर है. ये इंफॉर्मेशन उन्हें कब चाहिए, ऑन टाइमली एंड कंसिस्टेंट बेसिस. ठीक है. उसके बाद टीसीडब्ल्यूजी को और जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन चाहिए. बराबर. इससे क्या करेंगे वो रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन से, दे विल असेस चेंजिंग नेचर ऑफ द रिस्क. पता चलेगा ना उसको कि भाई क्या कंटिन्यूअसली रिस्क जो है वो नई रिस्क आ रही है, इसके बारे में वो जानकर रखेंगे. तो पॉइंट नंबर 1, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स विल जनरेट व्हाट इंफॉर्मेशन एंड वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए रिलायबल. तो अगर वो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स रिलायबल इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं तो वो कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और कंप्लायंस. बराबर है. और रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन. ये पॉइंट समझ में आया. वेरी गुड. अभी चलो बात करते हैं अबाउट व्हाट सेकेंड पॉइंट. वो बोलता है अबाउट एंटिटीज रिस्क असेसमेंट सिस्टम. बराबर. किसकी बात करेंगे अबाउट. सो नाउ वी टॉक अबाउट इज द मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क. ठीक है. सो अबाउट वी टॉक अबाउट इज मेजरमेंट. इस इंफॉर्मेशन से आप मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क की बात. सो नाउ वी हैव टू identification measurement of what the risk, because this risk is going to impact on achieving the goals. बराबर है. and therefore it should be measured and monitored against pre-approved limits and criteria. तुम वो ढूंढो वो रिस्क को. बराबर है. क्योंकि it is going to impact the achievement of what your goals. तो उसको एक प्री लिमिट क्राइटेरिया मतलब कितना रिस्क आप एक्सेप्ट कर सकते हो उसके साथ उसको इवैल्यूएट करना चाहिए. सो यू हैव टू मेजर
क्यों? इसको ऐसे करना है, एज इट impacts बैंक गोल्स, कि भाई वो बैंक के गोल्स को अचीव करने के लिए इंपैक्ट करता है। थर्ड, अब लगाएंगे कंट्रोल एक्टिविटीज। नाउ वी हैव टू पुट इन प्लेस व्हाट? कंट्रोल एक्टिविटीज। सो वी शुड हैव व्हाट? अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स टू मैनेज द रिस्क। जैसे कौन से कंट्रोल्स की बात हो रही है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, accurate measurement and reporting of the position, financial positions, approval of transactions, reconciliation, setting limits, approval of exceptions, physical security, contingency planning. So ये सारे जो हाईलाइट करे ये क्या है बॉस? These are all the examples of what? Different controls. Clear एकदम? So control activities are here for what? To manage the risk. To manage what? The risk. सो रिस्क को मैनेज करने के लिए अभी क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे। सो भाई कौन से एग्जाम्पल्स लगाए? पहला एग्जाम्पल हमने बात करी, ये कंट्रोल्स हमने देखे थे ना, जनरल कंट्रोल्स, कैश के ऊपर, इसके ऊपर वगैरह, वो सब स्टडी किया था ना हमने। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, फ्रंट एंड, बैक एंड, सब। फिर उसके बाद करेक्ट रिपोर्टिंग ऑफ व्हाट? पोजीशंस। सो वी हैव टू रिपोर्ट द पोजीशंस, बराबर है। अप्रूवल और रिकंसिलिएशन of transactions. Then we talk about setting limits. क्रेडिट लिमिट हो सकता है, बराबर है, कुछ भी हो सकता है वो। तो ये सारे क्या है? ये कंट्रोल एक्टिविटीज। फिजिकल सिक्योरिटी, कंटिंजेंसी प्लानिंग, कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या करेंगे? सो कंट्रोल एक्टिविटीज। सो ये कंट्रोल एक्टिविटीज लगाएंगे फॉर व्हाट? मैनेजिंग द रिस्क। आगे बढ़ते हैं। नाउ कंट्रोल एक्टिविटीज लगाया तो इस सब के ऊपर क्या करना है? मॉनिटरिंग करना है। मॉनिटरिंग मतलब क्या? ओवरसाइट। सो रिस्क मैनेजमेंट मॉडल्स, मेथोडोलॉजीज, assumptions टू मैनेज द रिस्क शुड बी रेगुलरली असेस्ड एंड अपडेटेड, बराबर है। सो ये ओवरऑल इसके ऊपर अपन ने काम करना है कि सब कुछ जो काम है, मेजरमेंट, मॉनिटरिंग, वो सब मॉनिटरिंग इसके ऊपर होना चाहिए। सो मॉनिटरिंग मतलब क्या बोला अपन ने? इट शुड बी रेगुलरली assessed. And now the last point, those charged with governance. They should approve the risk management policies. It should be consistent with the bank's objectives, strategies, capital strength, regulatory requirements. वो सबसे वो क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो टीसीडब्ल्यूजी ने क्या करना चाहिए? दो बातें इधर। They should approve written risk management policies, and these policies should be consistent with everything.
सबसे मतलब तुम्हारे सब लिख दो भाई, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स, तुम्हारे स्ट्रैटेजीज, तुम्हारा कैपिटल स्ट्रेंथ, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, सबसे बराबर के नहीं, तो सबसे वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये टीसीडब्ल्यूजी ने ओवरसाइट का ध्यान रखना। अंडरस्टूड? यस सर, वेरी गुड। लिखो। सो ये अपना सेकंड जो है स्टेज खत्म हो जाता है। पहले ये ऊपर का लिख लो, फिर हम लोग आगे आगे लिख लेंगे। पहले जितना ये है वो कंप्लीट कर लो।
चलो गाइस, ओवर। यस सर। सो ये बातें हो गई अपनी एक इनिशियल कंसिडरेशन को लेके, और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग हमने कौन सी तीन चीजों का अंडरस्टैंडिंग लिया, बैंक, उसके एनवायरनमेंट, इंटरनल कंट्रोल, बैंक का अकाउंटिंग प्रोसेस और बैंक का रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, इसके बारे में हमने जानकारी ली। ओके, चलो। सो अब यहां से हम लोग चलते हैं स्टेज 3 के पास। नाउ स्टेज 3, ये पूरा अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद व्हाट वी हैव टू डू इज वेरी सिंपल पार्ट, रिस्क असेसमेंट करने का है। बराबर है। सो कौन सी रिस्क का असेस करने का है? एक आपका फेवरेट, रिस्क ऑफ मटेरियल misstatement. Point number one. So now we are going to understand what? First point. As per SA 315, the auditor is supposed to identify and assess the risk of material misstatement. Material misstatement मतलब IR प्लस CR, इनहेरेंट रिस्क प्लस कंट्रोल रिस्क। दो लेवल्स पे, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, मतलब एक होलिस्टिक लेवल पे कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके वजह से अफेक्ट होंगे, तो उस लेवल पे अपन देखेंगे। होलिस्टिक लेवल पे टोटलिटी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने जो अफेक्ट होंगे वो रॉन्ग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज करना, वैल्यूएशन गलत करना, तो इट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस योर, अफेक्ट योर एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और असर्शन लेवल पे अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर, तो इससे क्या हो जाएगा, इट विल प्रोवाइड अ बेसिस फॉर डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, रैप एंड देन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। So we are going to identify and assess the risk of material misstatement. This risk of material misstatement हम लोग इसको असेस करेंगे at two levels. Risk is present at two levels. वो कौन से दो लेवल्स है? Financial statement level and at assertion level. इससे we will be in a position to do what? Design, further ऑडिट प्रोसीजर। क्लियर है? यस। अब उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द नेक्स्ट रिस्क, जो रिस्क है अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग। ब्लैक के पैसे को व्हाइट करना, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है, जो हो सकती है बैंक के अंदर। SA 240 बोलता है इसके ऊपर ऑडिटर ने खास ध्यान देना बहुत जरूरी है। ड्यू टू फ्रॉड, so we have to obtain what sufficient appropriate evidence about those and respond appropriately. We have to maintain what professional skepticism throughout the audit. The bank has framed what know your customer guidelines, उसको आपने फॉलो करना है, एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स। क्लियर एकदम? सो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इधर जो है ये वाला काम जो हो रहा है, ये 315, ये 240। सो वी हैव टू obtain what? Sufficient and appropriate evidence, professional skepticism and KYC गाइडलाइंस को फॉलो करना है। नेक्स्ट,
बात करते हैं अबाउट स्पेसिफिक रिस्क। जो भी आपको लगता है ऑडिट करते समय कोई रिस्क आई है तो वो स्पेसिफिक रिस्क को असेस करना है। एंड आखिरी में रिस्क ड्यू टू आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज। अब आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज क्या होता है? सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए, या हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कैश डिपॉजिट करना है, तो उसमें भी क्या है, रिस्क एसोसिएटेड। सो वो अपने को देखना। सो ये रिस्क असेसमेंट आप इसको पढ़िए, इसको मतलब लिखिए, फिर पढ़ेंगे इसको। चलो, सो ये यहाँ पे थर्ड स्टेज हो गया। ये आज हम लोग बच्चों यहीं रुकते हैं। थोड़ा एक्चुअली मेरे को ठीक नहीं लग रहा है इसकी वजह से। सो आज हम लोग तीन स्टेज पे हम लोग ये बात कर लिए यहाँ पे, राइट। ये स्पेसिफिक रिस्क, एक बार इसको पढ़ा गया आपने? ये असेस द स्पेसिफिक रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड रिस्क एसोसिएटेड विथ व्हाट द आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज। जो हम लोग एक्सपर्ट जो इंटरनली अवेलेबल नहीं है, तो वो हम लोग बाहर से यूज करते हैं, तो उसमें भी कुछ रिस्क हो सकती है। सो वो हम लोग देखेंगे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिनिश करेंगे, और उसी लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट एनबीएफसी का ऑडिट। वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, तो अगले लेक्चर में फॉर श्योर खत्म हो रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है जी, चलिए, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।